नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को अनुभवी पायलट डीवी साठे उड़ा रहे थे। उन्हें 10,000 घंटों से ज्यादा विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था। पायलट साठे उससे पहले कोझिकोड के उस रनवे पर 27 बार लैंड कर चुके थे, यानी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। 28वीं बार वो असफल रहे। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, परिस्थितियां क्या कुछ बनी, इसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम एविएशन जगत के एक्सपर्ट्स के साथ इस हादसे के कारणों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं ये बहस और ये समझने की हम कोशिश करेंगे, इसमें राय जानने की कोशिश करेंगे, इसमें समझने की कोशिश होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ और आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि एक भी जान जाए वो बिल्कुल दुखद है। तो देखिए, तस्वीरें ऐसी है। 2 से 3 दिन का वक्त हो चुका है इस पूरे प्रकरण में। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2 टीम जो हैं वो जुट चुकी हैं जांच में। वो टीमें हर उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, उस इलाके को टेबल टॉप यहां पर लैंडिंग होनी थी, वहां पर थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन परिस्थितियां क्या कुछ रही, किन वजहों से यह हादसा हुआ, ये विचार विमर्श करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए, देश में परिस्थितियां क्या कुछ है और ये बात भी समझनी होगी कि आखिर दक्षिण भारत में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। एक लंबी फहरिस्त है, अलग अलग सालों में, अलग अलग परिस्थितियों में, कई जगहों पर हमने देखा जब प्लेन क्रैश हुए। क्या परिस्थितियां हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। 18 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। पायलट और को पायलट इस हादसे के शिकार हो गए हैं। अंतिम क्षण तक उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से प्लेन उनके नियंत्रण में आ जाए, लेकिन जैसा हम आपको पहले ही बता रहे हैं, टेबल टॉप लैंडिंग यहां पर होती है, यानी जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक निश्चित पॉइंट पर ही टच डाउन करवाना अनिवार्य है। अगर उस पॉइंट से 1 इंच आगे या 1 इंच पीछे आपने करवाया तो परिस्थितियां शायद इस तरह का विकराल रूप धारण कर सकती हैं। दक्षिण भारत में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं, ये कुछ सवाल होंगे जो आपके मन में भी होंगे। वंदे भारत मिशन, जिसके तहत पूरी दुनिया में भारत की जमकर तारीफ हो रही है, यह मिशन आज और कल शुरू नहीं हुआ। यह मिशन तब शुरू हुआ था जब पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, लोग डर रहे थे। ऐसे वक्त में भारत के नेतृत्व की क्षमता आप देखिए। तो देखिए, अब समझने वाली बात होगी क्या कुछ परिस्थितियां रही। इस पर बात करने के लिए कुछ खास गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ मैं एक बार आपका करवा दूं, रजनीश कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर कालचक्र न्यूज़.in के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लंबा अनुभव उनका और इस तरह के केसेस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। रजनीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आम जनता के मन में कई तरह के सवाल थे, उनका हम कोशिश करेंगे कि कुछ मंथन हो पाए, कुछ विचार विमर्श हो पाए। आपका एक लंबा अनुभव है। जब आपने पहली बार इस पूरे हादसे के बारे में सुना, जाहिर सी बात है दुख सबको हुआ पूरे देश में, लेकिन आप इस तरह के मामलों को समझते हैं। पहला पॉइंट, पहला रिएक्शन आपके मन में क्या आया था? के पीछे कई कारण हैं। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि हादसा क्यों हुआ, वो आगे चल के तथ्य बाहर आएंगे। ठीक। लेकिन फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि ये हादसा टाला जा सकता था। और इस हादसे को अंजाम देने के पीछे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो कि डीजीसीए के अंदर हैं जी, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय अलग से देंगे। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि ये हादसा टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के कारण बहुत इसमें खामियां थी। कुछ साल पहले एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसका संज्ञान नहीं लिया गया, और अब तो अभी 4-5 महीने से लॉकडाउन भी चल रहा था, तो हवाई अड्डे को बिल्कुल आप ठीक कर सकते थे। उसका रिकारपेटिंग हो सकती थी, सेंट्रल लाइन के अंदर लाइटें लग सकती थी अगर देर रात तक आपको लैंडिंग करवानी है। अभी तो हमारे भूतपूर्व मंत्री जो सिविल एविएशन के हैं, उन्होंने भी बोला कि उनपे किस तरह का प्रेशर था कि ये पॉलिटिकल प्रेशर जिसको कहा जाता है, कि ब्रॉड बॉडी हवाई जहाज को लैंड करवाने की वहां पे अनुमति देनी पड़ी उनको मजबूरी में।
तो ऐसी जो भी मजबूरी रही है, तो आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ठीक कीजिए। ठीक है। कालचक्र, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कालचक्र है, वो लगातार विद एविडेंस डीजीसी के अंदर खामियां उजागर करते रहे हैं, डीजीसी की सहायता के लिए। लेकिन न जाने क्या कारण है, जो वहां के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उन कारणों के ऊपर ध्यान नहीं देते। रजनीश, बिल्कुल हम जानते हैं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार रिपोर्ट्स तैयार करता है, और जैसा आपने एक बड़ी बात कही, इस हादसे को टाला जा सकता था। जो दर्शक इस बात को सुन रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित होगा ये सुनकर। बिल्कुल सही। इसमें देखिए, जो व्यक्ति दुबई से आज आ रहे थे अपने घर पे इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, कि अपना इनका कोरोना के पीरियड में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, तो इस दुखद अंत को हम बिल्कुल टाल सकते थे। ये केवल और केवल डीजीसी के अधिकारियों की मिली भगत है। किस कारण से मिली भगत है, ये तो जांच का विषय है। सीनियर कमांडर कैप्टन अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। और जिस तरह के सवाल इस पूरे हादसे के बाद जनता के मन में है, पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ आया था? पहले तो मेरी सहानुभूति उन सभी परिवार की यात्रियों के लिए जिन्होंने इसमें अपना जान दी, और बात बड़ी जवाबदेही जो रेगुलेटर की बनती है, जो जवाबदेही हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की बनती है, स्पष्ट है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी चूक। दूसरी बात यह है कि अगर हम हादसों से सीखने की बात करें, तो हमने जो मैक क्रैश हुआ, बिल्कुल पहली बात तो ये है क्रैश हुआ, उसके बाद जांच आती है, तो उससे हम क्या सीख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरविंद, आपकी आवाज में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क हो, फिर मैं आपका रुख लूंगा। लेकिन रजनीश जी देखिए, जानबूझकर इस पूरे प्रोग्राम को लाने की मंशा यही है क्योंकि पूरे देश में संवेदनाएं बहुत हैं इस पूरे हादसे को लेकर। जिसने भी ये सुना, क्योंकि सेंटिमेंट्स वाला देश हमारा है। वंदे भारत मिशन जो कि लंबे वक्त से देश चला रहा है, नेतृत्व की जमकर तारीफें हुई, लेकिन जिस तरह के लूपहोल्स आप बता रहे हैं, जिस तरह से क्लैरिटी के साथ आप बता रहे हैं, आप इस पूरे टेबल टॉप जो ये एयरपोर्ट था, क्या आपका कभी यहां पर जाना हुआ? यहां पर किस तरह की अव्यवस्थाएं थी जिसका जिक्र आप कर चुके हैं, वो पहले भी आपने देखी थी? और अगर आपको मौके पर जाने का मौका मिला, वहां पर क्या कुछ आपने देखा? वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां थी जो आप चाहते हैं, क्योंकि लगातार आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, हमारी भी मंशा यही है आपको यहां पर लाने की, कि जो बातें आपने वहां पर देखी आप वो दर्शकों को बता पाएं, और शायद अगर कोई नुमाइंदा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा होगा तो वो भी जाग जाए, उसकी भी आंखें खुल जाए, और लापरवाही इतनी बड़ी लापरवाही में तब्दील ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं गया हूँ, लेकिन जो मेरे संपर्क के लोग हैं उन्होंने मुझे जो बताया कि जिस तरह से, और आपकी खबरों के माध्यम से भी मुझे देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पूरे टारमैक के और उस पे रनवे के ऊपर वहां पे रबर डिपॉजिट थे, वहां पे ब्लैक होल इफेक्ट रहता है। ब्लैक होल इफेक्ट अगर आपको पता हो, उसकी सिंपल सी बात है, जो भी एयरपोर्ट पहाड़ों से गिरा रहता है, जंगलों से गिरा रहता है, रात में लैंडिंग करते समय उसमें ब्लैक होल इफेक्ट कहते हैं उसको। तो अगर पायलट को इन परिस्थितियों में लैंडिंग करनी है तो उसको पूरी सुविधा देना पायलट की और एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की और डीजीसीए की जिम्मेदारी है। अगर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप ब्रॉड बॉडी लैंडिंग करवाएंगे, तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है। वो किन कारणों से आपने उसको एक्सेप्ट किया कि आप वहां पे ब्रॉड बॉडी लैंडिंग करवाएंगे, और किन कारणों से आपके पास ये था कि किसी एक समाज विशेष को आपने ऑब्लाइज करना था, या पॉलिटिकल प्रेशर था, जो भी था, खैर वो विषय नहीं है। लेकिन डीजीसीए के अधिकारी सो रहे थे क्या? इनके पास समय था? ये लोग ये काम नहीं कर सकते थे कि पूरा जांच कर लें ब्रॉड बॉडी लैंडिंग से पहले, अपना बेसिक एसओपी जिसको कहते हैं उसको करने के लिए? जो भी हादसा हुआ वो बहुत दुखद है। और हमारे जो ये पायलट जिनकी डेथ हुई है, वो इतने एक्सपीरियंस, इतने डेकोरेटेड ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स के। बिल्कुल। और अगर कोई उन पे आरोप लगा रहा है तो वो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी। वाकई रजनीश, ये तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वंदे भारत मिशन में अपनी जान को जोखिम में डालकर ये हमारे वॉरियर्स हैं, चाहे वो पायलट हो या फिर पुलिसकर्मी हो, देखिए अपनी जान को हथेली पर रखकर वापस वंदे भारत लेकर इस पूरे मिशन को जो लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, वापस लेकर आ रहे थे। रजनीश जी देखिए, कुछ
पॉइंट्स ऐसे भी निकल कर आए हैं जिसमें शुरुआती दौर में यह बात साफ हो गई कि लापरवाही की वजह से ही यह पूरा हादसा हुआ है। हम टेबल टॉप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, लैंडिंग की बात हम कर रहे हैं। आप इन चीजों को समझते हैं, आम दर्शक शायद इन शब्दों से उतना रूबरू ना हो कि टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है, अगर आप ये उनके लिए बता पाएं। ऐसा एयरपोर्ट होता है जो कि ऐसी सतह पे बनता है जैसे कि पहाड़ को काट के बनाया जाता है जी। और वहां पे लैंडिंग बहुत रिस्की होती है। उसमें बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पायलट की लैंडिंग की जरूरत होती है। और जो मैंने आपको ब्लैक होल बताया, ब्लैक होल यानी कि जंगल से घिरा हुआ है, वहां पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी या कभी कोई दिक्कत होती है तो वो उसको दिखने में दिक्कत होगी। इस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप की जो बात अगर करें तो इसमें सेंट्रल लाइन की कमी थी, सेंट्रल लाइन की मार्किंग नहीं थी, उसमें लाइटिंग नहीं थी। रात का टाइम, बारिश का टाइम, मौसम खराब है तो पायलट को क्या दिखेगा? तो एटीसी, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये लोग कर क्या रहे हैं? वाकई ये पॉइंट्स हैं रजनीश जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और आज तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप ही अपनी बातें रखें, क्योंकि इतने डिटेल शायद आपके पास ही होगी, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, हम एनसीआर में बैठे हैं और इस तरह के जो ये पूरे पॉइंट्स हैं। बात काटते हुए एक बात याद दिलाना चाहूंगा सब बिल्कुल को, वो आज से करीब 6 साल पहले की बात है। मेरे पास एक सूचना आई थी कि जेट एयरवेज के कुछ पायलट्स हैं जिनको की पायलट प्रोफिशिएंसी चेक नहीं किया गया था, उसमें भी डीजीसीए की खामी थी। तो मैंने उसको उजागर किया, पूरी उसकी जांच करी और 131 पायलट जेट एयरवेज के ऐसे निकले जिनकी पायलट प्रोफिशिएंसी चेक नहीं हुआ था। उन सबको ग्राउंड करना पड़ा। वो पायलट प्रोफिशिएंसी चेक ऐसा होता है कि हर 2 साल में इस पायलट को अपना पायलट प्रोफिशिएंसी चेक करना होता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, सब राष्ट्रीय अखबारों में इसका छपा गया था। लेकिन डीजीसी के अधिकारियों ने जेट एयरवेज के 131 पायलटों को उड़ने कैसे दिया, कैसे उड़ान भरने दी? ये भ्रष्टाचार का मामला है, सीधा साधा भ्रष्टाचार का मामला है। अब वो चाहे आप जेट एयरवेज का ले लें, चाहे अभी हाल ही में हमने यूपी के सिविल एविएशन विभाग के अंदर एक पायलट की पूरी कहानी उजागर करी है, वो आपके राष्ट्रीय सहारा में फ्रंट पेज पे छपी थी। बिल्कुल। तो उसमें भी यही खामियां निकल गई हैं। डीजीसीए अपनी खामियों को छुपाते पायलट के सिर पर डाल देगी या एयरलाइन के सिर पर डाल देगी। आप लोग रेगुलेटर हो, आपका क्या रोल है? व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर बेसिक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमारे साथ कैप्टन अरविंद भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन, देखिए, लगातार इस पूरे प्रकरण पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। इतनी बड़ी एजेंसीज हमारे देश में, हाईटेक होने की बात हम लगातार कर रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाहियां इस स्तर की कि 18 जाने चली गई, अब भी सैकड़ों लोग मौत से लड़ रहे हैं अस्पतालों में। इनकी कोई गुंजाइश नहीं इस तरह की लापरवाही की। बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसमें मेरा ये कहना होगा कि हम बहुत बड़े सेटअप पर नहीं हैं। हम ऐसे सेटअप पे इसलिए नहीं हैं, ये बात उचित इसलिए होगी क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा डीजीसीए का जो सेटअप है, जो व्यवस्था है, वो क्या है। वहां पर अनुभवी लोगों की कमी है, पायलट्स नहीं है वहां, इंजीनियर्स नहीं है वहां एक एयरवर्थिनेस ऑफिसर अफसर बनकर बैठा हुआ है, वहां पर एक एटीसी कार्यकर्ता अफसर बनकर, कर्मचारी अफसर बनकर बैठा हुआ है। सारे लोग जो चल रहे हैं 30 वर्ष से चलते आ रहे हैं। एक हाई टाइम है कि हमें एक अथॉरिटी के रूप में इस डीजीसीए को बनाना चाहिए, जिसमें पायलट्स हों, जिसमें इंजीनियर्स हों, जिसमें फौज के लोग हों, डिफेंस के लोग हों, और ये व्यवस्था सारे देशों में है। हैरत की बात है, अमेरिका में यही व्यवस्था है। हैरत की बात है कि ये व्यवस्था इंग्लैंड में है, ये यूरोप में है। हम किसी से सीखने को तैयार नहीं है। ठीक, हमने क्या व्यवस्था रखी हुई है? हमने अपनी पुरानी व्यवस्था चला करके। कैप्टन, आपसे हम बात सिर्फ इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम ये भी समझ पाएं कि किस तरह की परिस्थिति में इस तरह का हादसा हुआ होगा, क्योंकि आप भी इन सिचुएशन से कभी ना कभी 2-4 हुए होंगे। आपको क्या लगता है किन परिस्थितियों के कारण यह हादसा हुआ? सिर्फ लापरवाही? देखिए, एक बात तो आती है, लापरवाही है कि व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे, जैसे कि रजनीश जी ने अभी आपको बताया, एक जो एविएटर का देखने का तरीका है, एक पायलट को, जो मैं उस बोइंग का कमांडर हूं, उसके लिहाज से जो देखने का मेरा तरीका है, उसमें ये बात भी खुलकर आती है कि हमारे इतने अनुभवी पायलट के ऊपर सवाल उठाना शायद मेरे लिए असंभव है।
इतना अनुभवी कमांडर अगर आपका है और अगर कोई एरर हो रही है, देखिए एरर कहीं से भी हो सकती है, जांच का मुद्दा है, जांच के बाद आएगी। परंतु क्या मशीन मुद्दा थी? क्या हवाई जहाज की खराबी मुद्दा थी? क्या इमरजेंसी तो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई? क्या नहीं हुई? क्या वहां पर वो बने हुए हालात वजह थे? पायलट बहुत एक्सपीरियंस था, एक ऐसा अनुभवी पायलट आपके सामने है, उनका बैकग्राउंड आपके सामने है, तो क्या हम ये मानकर भी चलें कि करेंसी रिसेंसी एक मुद्दा है जो कोविड में एग्जम्प्ट की गई डीजीसीए द्वारा? डीजीसीए ने लगातार 6 महीने से ये कहा कि भाई इसको एग्जम्प्ट कर दीजिए, सिमुलेटर रिसेंसी एग्जम्प्ट कर दीजिए, परंतु क्रिटिकल एयरफील्ड के लिए मेरी मोटरिंग मेमोरी क्या तैयार है इररिस्पेक्टिव टू माय एक्सपीरियंस? ठीक है, क्या मैं तैयार हूं? ये भी एक प्रश्न उठ रहा है यहाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है रजनीश। इसके साथ ही देखिए, आप तो लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। अब क्या कुछ आप कहेंगे, जो नोटिस जारी किया गया है इसके बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई? ये नोटिस इतना बड़ा हादसा होने के बाद जारी करने का क्या पॉइंट हुआ? ये नोटिस तो पहले भी इशू किया जा सकता था। आपने जब ब्रॉड बॉडी लैंडिंग के लिए परमिशन दी है तब आपने इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन के क्या उसके मिनट्स हैं, क्या कमियां पाई गई, वो कमियां ठीक हुई कि नहीं हुई? वहां पे अगर रनवे के वो स्ट्रिप पे रबड़ के पार्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि अभी सुनने को आ रहा है, तो वो साफ किए गए। आपके पास लॉकडाउन के पीरियड में इतना टाइम था, उसकी रिपेयर हो सकती थी, रिकारपेटिंग हो सकती थी, उसका वो स्लोपी एयरलाइन रनवे है, उस स्लोपी एयरवे की आप इंक्लाइन को ठीक कर सकते थे। तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं देश के अंदर, मौजूदा सर्विंग और रिटायर्ड, उनकी आपने सहायता ली कि नहीं ली? आप बस घर में बैठ के अपना एसी के अंदर बैठे हैं, डीजीसीए के अंदर दफ्तर चला रहे हैं अपना, और यहां 18 से 20 लोगों की जान चली गई है, और आप दोष अल्टीमेटली दोष मर देंगे उस बेचारे पायलट के ऊपर जो कि हाईली डेकोरेटेड पायलट था। रजनीश, यहां से आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, क्योंकि लापरवाहियों की अब जगह नहीं है। लापरवाही अगर इतनी बड़ी हो जाए कि जान पर बनाए तो उसको ठीक करने की जरूरत है, और शायद ये हाई टाइम आ चुका है, अब समझना होगा। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पे उनका जीरो टॉलरेंस है, तो मैं समझता हूं वो जीरो टॉलरेंस हर मंत्रालय में, हर सेक्टर में नजर आना चाहिए। इनकी एक टीम बननी चाहिए जो इंस्पेक्शन करे, कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या नहीं हो सकता, चाहे आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। आज हमको अगर तिरुपति में जाना होता है दर्शन करने के लिए, तो हम एटीआर पे जाते हैं, हैदराबाद तक हम दूसरा फ्लाइट पकड़ते हैं, उधर से एटीआर जाते हैं। तो क्यों नहीं एयरलाइंस ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखती हैं कि अगर किसी को दुबई से आना है तो ऐसे एयरपोर्ट पे लैंड करे और वहां से उनको एटीआर में जाया जाए। एटीआर छोटा हवाई जहाज, इस पे कैप्टन अरविंद टेक्निकली बताएंगे, छोटा हवाई जहाज तो आराम से लैंड कर सकता है इसमें। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? देयर आर वेज, लेकिन नहीं। अगर आपको अपनी जेब भरनी है, मैं डीजीसी के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, अगर आपको अपनी जेबें भरनी है, भ्रष्टाचार करना है, तो फिर ये जांच का विषय है। अब तक कितने व्यक्ति इसमें आए गए, किन्होंने क्या क्या क्लियरेंसेस दिए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन हमारे साथ है। कैप्टन, आप इस सिस्टम से जुड़े रहे हैं कहीं ना कहीं, डीजीसीए की कार्यप्रणाली को आपने किस तरह से आंका? इस तरह की सिचुएशंस ना हो, इसके लिए जो मेजर्स की बातें कही जाती है, क्या वाकई वो धरातल पर उतनी ही सक्षम, उतनी ही मजबूत नजर आती हैं? मैं इस पे थोड़ा सा संदेह रखता हूं, और मेरा जो करीबन 19 साल का एयरलाइन का अनुभव है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक, बातें बहुत अच्छी होती हैं, एग्जीक्यूशन नहीं है। और आगे अगर आप देखें, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, चेक एंड बैलेंस, ऑडिट कितना है, ऑडिट किया तो फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग्स की तो उसके बाद उसका निदान क्या है किया, और डीजीसीए के ऊपर किसका चेक एंड बैलेंस है? डीजीसीए की एक्सपर्टाइज, जैसे मैंने हाईलाइट किया, इनके पास व्यवस्था नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स निकालिए, आप ना के बराबर निकलेंगे। तो हम दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हम जागने का प्रयास कर रहे हैं, हम हमारे देश के लिए जागने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी रजनीश जी ने कहा, जितना हम जागेंगे उतनी हमारी व्यवस्था अच्छी होंगी और लोग सुरक्षित हो सकेंगे। बिल्कुल। सो डीजीसीए को एक अथॉरिटी के रूप में बनना, वहां पे अनुभवी लोगों का आना, एक बोर्ड का गठन होना, एक अनुभवी बोर्ड का गठन होना, जिसमें पायलट्स हों और उनकी कार्यप्रणाली में उनका अधिकार निश्चित किया जाए।
उन्हें पावर दी जाए, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, R&D हो। R&D ऑलरेडी है बट डिफंग है, उसका कोई कार्य आप देखिए डीजीसीए के अंदर किस तरह से होता है। एक इंक्वायरी होती है, एक साल 2 साल तक चलता है उसके रिजल्ट्स को आने में। अब हम इससे क्या सीखेंगे? आज ये हादसा है, अभी इसमें 1 साल लगाएंगे, दूसरा साल भी आ जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, उससे सीखेंगे क्या? वेयर इज द टाइम लाइन? वेयर इज द सिस्टम? वेयर इज द टाइम लाइन? वेयर इज इट? Even on a normal investigation, DGCA is not following the timelines on certain issues. And can we ask them? Can we make them accountable? नहीं है ऐसा। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भी नहीं है। पायलट ने गलती करी, उसके लाइसेंस को सस्पेंड करो। आपने गलती करी, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कितने डीजीसीए के मुलाजिम और अफसर आज तक सस्पेंड किए गए? जवाबदेही नहीं है उनकी। जब उनकी जवाबदेही है, किसी ने प्रश्न किया? किसी ने शो कॉज इश्यू किया? किसी ने सम्मन किया? ना जी। हम पुलिस स्टेशन है। डीजीसीए मेरे अनुभव पे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन बंद होना चाहिए, अथॉरिटी बननी चाहिए। और इट्स अ हाई टाइम। I mean, I'm trying to be very practical based on my industry experience. बिल्कुल, ये मेरा इस पे कहना है। कैप्टन, और आपकी बातों में जो आपकी संवेदनाएं आई है ना झलक के, वो भी हम देख पा रहे हैं। आप इस सिस्टम से जुड़े रहे हैं, पायलट्स के साथ आप रहे हैं, आपने अपने गोल्डन पीरियड इसी लाइन को दिया है, और आपके जो सेंटिमेंट्स आए हैं वो बिल्कुल सही है। रजनीश भी हमारे साथ है। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल घूम फिर के सार यही आ जाता है ना कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी कौन लेगा? एक दूसरे पर आरोप मर देना, ये तो कहीं ना कहीं एक कल्चर है जो हम देखते हैं लगातार, लेकिन बार बार जाने जाएं। इससे पहले भी हादसे हुए हैं, पहला हादसा तो है नहीं, इससे पहले भी हादसे हुए, इससे पहले भी जांच टीमों का गठन हुआ। रिपोर्ट कौन से ठंडे बस्ते में है, ना आपको पता ना हमको पता। तो रोहित, मेरा ये इस पे यही कहना है कि देखिए कि जो मैंगलोर हादसा हुआ था उससे हम लोगों ने सबक नहीं सीखा है। उसके बाद भी मिड एयर जो एक जेट एयरवेज का इतना बड़ा हादसा हुआ था कि एक पायलट, दो पायलट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो कॉकपिट से बाहर निकल के आ गए, वो तो तमाम सोशल मीडिया पे इतना मचा था। उस पे भी डीजीसीए ने कुछ अपनी कार्रवाई विशेष करी नहीं। लेकिन अब आप अगर भ्रष्ट लोगों को अपने रेगुलेशन के अंदर बिठाएंगे, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया की एक पायलट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने पूरी अपनी जी तोड़ कोशिश कर ली कि वो डीजीसीए के एक बहुत ही ज्यादा सीरियस पद के ऊपर उनको रखा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पद था वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको हटाने में कालचक्र की थोड़ी सी भूमिका रही है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्होंने एक नहीं दो जगह से सैलरी ले रहे थे। और ऐसे अगर भ्रष्ट व्यक्ति वहां पे रहेंगे, जो कि मान लीजिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में अगर कोई जना पास नहीं हुआ है, उसके अंदर अल्कोहल की प्रेजेंस पाई गई है, तो ऐसे लोगों को हल्की सी वार्निंग दे के आप कह रहे हैं जाओ हवाई जहाज उड़ाओ। आप अकेले हवाई जहाज थोड़ी उड़ा रहे हैं, आपके साथ सैकड़ों यात्री और हैं, बेकसूर जाने जा सकती हैं। जहां पे हवाई जहाज गिरेगा वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, आप शराब पी के हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर आप अपने उसके अंदर रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर अगर रखेंगे या कुछ अपनी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर उसको रखा जाएगा, तो ये कहां का न्याय है? इसका मतलब वो कहते हैं कि रिश्वत देके मैं घुसा हूं और रिश्वत देके छूट भी जाऊंगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और एयर इंडिया के एक पायलट थे। रजनीश, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहूंगा। जिन टीमों के गठन की बात अभी कही जा रही है, हमने खुद देखा केंद्रीय उड्डयन मंत्री साहब आए थे, हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने कहा कि 2 टीमों का गठन हो चुका है और वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। उस टीम के बारे में कुछ जानकारी, कौन कौन से अधिकारी, किस लेवल के अधिकारी उस टीम में है? इस विषय में मेरे को भी जो जानकारी नहीं है, मैं भी एक बार लिस्ट चेक करके उस पर तभी कुछ प्रतिक्रिया दे सकूं। हाँ, उसमें एक्सपीरियंस लोगों का होना बहुत जरूरी है। हाँ। और कुछ रिटायर्ड अफसर हों, कुछ रिटायर्ड फौज के अफसर हों, जैसा अभी कैप्टन अरविंद ने बोली, वो बिल्कुल मैं उससे सहमति रखता हूं। ऐसे लोगों का होना उस टीम में होना बहुत जरूरी है, ना कि जो लोग केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठ के सिर्फ अपने लैपटॉप पे इधर उधर देखते हैं और अपना काम किया और हो गया, एविएशन एक्सपर्ट बन गए। वो एविएशन एक्सपर्ट नहीं है। कैप्टन अरविंद भी हमारे साथ है। कैप्टन, आपकी संवेदनाओं को हम लगातार समझ रहे हैं, हम जानते हैं, क्योंकि आप बहुत जुड़े हैं इस लाइन से। आप फ्लाइट से लेके, पायलट से लेके,
आपके कैबिन क्रू में जो लोग होते हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं मानवीय पहलुओं पर भी, और इस तरह के हादसे जब होते होंगे तो सबको दुख होता है, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा दुख होता होगा। अरविंद, लगातार जब हम पायलट्स को भी देखते हैं, एविएशन को देखते हैं, मन में एक रिस्पेक्ट आता है, लेकिन अगर इस तरह के हादसे बार बार होते रहे तो क्या आम जन के अंदर अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाएगा? ये बिल्कुल आ जाएगा। जबकि देखिए, हैरत की बात है, हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा है। अगर आप विश्व भर का डेटा लें, सरफेस पे जो एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाएं हैं उनकी तादाद बहुत है, और एयर एक्सीडेंट ना के बराबर। उसके पीछे व्यवस्था है। अब हमारे हिंदुस्तान पे हमें नाज है कि हम इतने बड़े देश, इस देश की इतनी बड़ी व्यवस्था, और आज पिछले 10 वर्षों में जितनी तरक्की वायुयान क्षेत्र में, कि जितनी एयरलाइंस का गठन हुआ, जिस तरह से हमारे रूट्स बढ़े, ये एक हर्ष का विषय है। ये एक हमारी तरक्की से हमें खुश होना चाहिए, बिल्कुल, परंतु जवाबदेही भी बड़ी है। ये बहुत बढ़िया है। कैप्टन, लास्ट 10 सेकंड्स और मैं आपको दे रहा हूं, कुछ आप कहना चाहें इस पूरे हादसे के बाद सरकार को, प्रशासन को, डीजीसीए को, कुछ भी अपील आप करना चाहें? लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। शासन से मेरा यही अनुरोध है, सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है कि ये एक अवसर है एक टीम के रूप में काम करने का। ठीक, हमारे देश में बहुत अनुभवी लोग हैं, एक अच्छी अथॉरिटी बनाई जाए और इस डीजीसीए को एक अच्छी अथॉरिटी के रूप में गठित करें, अच्छी मजबूत टीम हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। रजनीश जी, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। आने वाले वक्त में आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे जाएंगे? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कालचक्र, वो इस पूरे मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ेगा? लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। अगर हमें बिल्कुल ऐसे कोई पुख्ता सबूत मिलेंगे जहां हमें लगे कि डीजीसीए या एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी भी विभाग के किसी अधिकारी की कुछ है लापरवाही, तो हम तो उसको कोर्ट तक ले जाने में पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका। कैप्टन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और देखिए, इस कार्यक्रम को करने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी अथॉरिटी पे सवाल या निशान उठाएं, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में एक आवाज जो थी वो रिपोर्ट हमने रखने की कोशिश की। और अगर कहीं पर कोई लापरवाही हुई है, देखिए जांच टीम होनी है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी। आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे ना हो, हमें सिर्फ और सिर्फ यही आश्वासन चाहिए। और हमें नहीं, जो पूरे 130 करोड़ लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा को लेकर यह आश्वासन सरकार से चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सारा प्रणाम।